प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीमा के विभिन्न सिद्धांतों में से परम सद्विश्वास का सिद्धांत। आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को बीमा कराना हो तो आप तो बीमाकर्ता के बारे में समस्त जानकारियां ले सकते हैं। जैसे किसी को जीवन बीमा कराना हो तो वो बीमा पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ होंगे, कब परिपक्व होगी, कितना परिपक्वता लाभ मिलेगा, डेथ के केस में क्या होगा, कोई राइडर बेनिफिट है क्या, दुर्घटना लाभ कितना है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, मेडिकल जांच वगैरह, और ये इन सब के संबंध में, क्योंकि ये नेट पर भी उपलब्ध हैं। इसके ब्रोशर भी आप इनके कार्यालय से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, उससे पता चल सकता है। एजेंट के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन आप जो बीमा करा रहे हैं, आपके बारे में बीमाकर्ता के पास जानने के लिए कोई स्रोत नहीं है। यहाँ तक कि एजेंट भी आपके बारे में बारीकी से बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। तो आप जब बीमा कराने के लिए करेंगे, उसमें जो भी जानकारियाँ देंगे, बीमाकर्ता के पास इस बात के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह आपके दी गई जानकारी पर विश्वास करे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता और इन जानकारियों की पुष्टि करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय, श्रम और धन नष्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा समय और धन लग जाने से न केवल प्रीमियम की लागत बढ़ेगी, बल्कि हो सकता है व्यक्ति कहीं अन्यत्र बीमा कराने चला जाए और तब तक व्यक्ति का बीमा कराने का विचार ही समाप्त हो जाए। इसीलिए परम सद्विश्वास के सिद्धांत को स्थापित किया गया और इसे एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया। और यदि इस सिद्धांत को तोड़ा जाता है या इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तो जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है वह न केवल दोषी होता है, बल्कि बीमा अनुबंध निरस्त कर दिया जाता है और बीमित का सारा प्रीमियम जो उसने गलत तथ्य, अविश्वासपूर्ण तथ्य प्रकट करने के जब भी जानकारी प्राप्त होती है तब तक उसने जितना भी प्रीमियम दिया होता है वह भी उसका जब्त कर लिया जाता है। तो नैतिक रूप से प्रत्येक अनुबंध में पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति सद्विश्वासपूर्ण व्यवहार करना ही चाहिए। बीमा में इसे एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में इसलिए बनाया गया कि विशेषतः बीमाकर्ता जो कि बीमा करता है और लाखों करोड़ों लोगों का बीमा करता है, उसके पास प्रस्ताव में भरी सूचनाओं के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं होता उनकी पुष्टि करने का। ठीक है, अब इस सिद्धांत का अपन देखते हैं कथन क्या है। बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सद्विश्वास के साथ व्यक्त करना चाहिए। विशेषतः बीमित को बीमा करवाते समय प्रत्येक उस महत्वपूर्ण बात, तथ्य, परिस्थिति को प्रकट करना चाहिए जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने अथवा न करने, बीमा प्रीमियम तथा बीमा की शर्तों को निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। न्यायाधीश रोल्फ द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में ही एक मामले में दिए गए निर्णय को भी इस सिद्धांत का भाग एवं स्पष्टीकरण माना गया है, जो इस प्रकार है। बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें कि वह महत्वपूर्ण समझता है, अर्थात ये कि भाई ये तथ्य महत्वपूर्ण है, ये अमहत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तव में उसे वे सभी तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो कि भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना कपट माना जाएगा। बीमित को वे सभी बातें, तथ्य तथा परिस्थितियां भी प्रकट कर देनी चाहिए जिनकी कि उसे जानकारी नहीं है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में उससे उनकी जानकारी होने की आशा की जाती है, क्योंकि वे उसी के निकट और उसी से संबंधित तथ्य होते हैं। तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व बीमा प्रस्ताव करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव स्वीकार करके बीमा पत्र जारी करने तक बना रहता है।
बीमा पत्र में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन कराया जाता है अथवा नवीनीकरण कराया जाता है तो उसकी दशा में भी पूर्व तथ्यों में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना भी बीमित द्वारा बीमाकर्ता को देनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रायः जो बीमा में जिन तथ्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि हाँ वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, हालांकि और भी तथ्य समय के साथ साथ हो सकते हैं, बीमा पॉलिसी की प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं, बीमा शर्तों के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्यतया महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका कि उल्लेख विभिन्न बीमाओं में किया जाना आवश्यक है और उनके संबंध में यदि कोई दुराव छुपाव किया जाता है, अधूरा तथ्य व्यक्त किया जाता है, नहीं व्यक्त किया जाता है, तो ये कपटपूर्ण व्यवहार होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं प्रथमतः जीवन बीमा में। जीवन बीमा जो भी व्यक्ति करा रहा है उसे अपनी आयु, अपने स्वास्थ्य का इतिहास, कोई स्थायी बीमारी अगर उसे है, जैसे कईयों को होती है क्रॉनिक डिजीज़, टीबी है, दमा है, या कोई भी एलर्जिक है, कोई हिस्टीरिया टाइप का है, तो ऐसी अगर कोई बीमारी है तो उसे इसका उल्लेख करना चाहिए। कोई पारिवारिक स्वास्थ्य का इतिहास है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसा इतिहास है कि ज़्यादातर लोग हार्ट प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो जाती है, हार्ट वीक होता है, 50 से ज़्यादा नहीं जीते, ऐसा कई परिवारों का इतिहास पाया जाता है। कुछ विशेष कारणों से जेनेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक आधार पर किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो ऐसा पारिवारिक बीमारी का या स्वास्थ्य का इतिहास अगर कोई है तो उसे भी व्यक्त किया जाना चाहिए। कोई जोखिमपूर्ण आदतें आपकी हैं, जैसे स्विमिंग, स्कीइंग, और आप पर्वतारोहण हैं, या टूर एक्सकर्सन टूर्स हैं जोखिमपूर्ण जो कि होते हैं, कोई जोखिमपूर्ण खेल हैं, कोई आप ऐसा ट्रेनिंग लेते हैं, तो ऐसी कोई भी आदत जो आपकी जोखिमपूर्ण हो उसे आपको व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन का जोखिम बढ़ाती है, जीवन के लिए जोखिम बढ़ाती है, और इससे बीमाकर्ता का भी जोखिम बढ़ता है और यह प्रीमियम को तथा बीमा करने अथवा न करने के निर्णय को भी प्रभावित करेगा। साथ ही व्यवसाय एवं धंधे की प्रकृति भी स्पष्ट की जानी चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है या व्यापारी है, उसकी एक स्थायी दुकान है, वहीं वो बैठता है, तो उसकी जो धंधे की व्यवसाय की प्रकृति है वो अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी उपक्रम में कार्य करता है जहाँ केमिकल प्रोसेसिंग होती है, पटाखा फैक्ट्री है, एक्सप्लोजिव्स बनाने की फैक्ट्री है, या माइंस हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जहाँ की डायनामाइट से काम होता है। माइंस को पत्थर, जैसे स्टोन माइंस हैं, वहाँ डायनामाइट्स का यूज़ होता है पत्थर को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए। ऐसी किसी प्रक्रिया में केमिकल फैक्ट्री में हैं, या कोई व्यक्ति ड्राइवर है, या जो पायलट्स हैं, या समुद्री जो उपक्रम हैं उनसे जुड़े हुए हैं, नेवी इत्यादि से। आप कोई नाविक हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, तो ऐसा अगर कोई व्यवसाय है तो वो जोखिमपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे और भी व्यवसाय हो सकते हैं, तो इसकी आपको जानकारी देनी चाहिए। ऐसा व्यवसाय होगा तो निश्चित रूप से बीमा कितनी अवधि का किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किस प्रीमियम पर किया जाएगा, ये अन्य की तुलना में पृथक होगा। फिर हम देखते हैं अग्नि बीमा में ऐसे क्या सद्विश्वासपूर्ण तथ्य हैं जिनका कि उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे संपत्ति की प्रकृति कैसी है, अगर ज्वलनशील है तो आपको उसका उल्लेख करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तीव्र ज्वलनशील होती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ, या बेसिक इंस्टिंक्ट जो उसके बेसिक प्रवृत्ति होती है वही ज्वलनशील होती है, तो आपको उसको उल्लेख करना होगा। संपत्ति की संरचना कैसी है, अगर एक बार आग पकड़ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी संपत्ति तुरंत नष्ट होगी, या संरचना ऐसी है कि पार्शियली नुकसान होगा लेकिन पूरी संपत्ति को नुकसान नहीं हो सकता। अवस्थिति क्या है उसकी, अवस्थिति का मतलब है वो संपत्ति कहाँ रखी है, लोकेशन क्या है उसकी। अगर उसकी लोकेशन ऐसी है
कि वहाँ आसपास ऐसा कुछ होता है जिससे कि आग लगने की भरपूर संभावना है। सपोज़ कीजिए आपकी एक जो दुकान है वो बिल्कुल एक ऐसे पोल के पास है जहाँ ज़रा सी भी स्पार्किंग अगर हो जाए, तार इतने निकट से जा रहे हैं कि स्पार्किंग यदि हो जाए तो आपके दुकान में आग लगने की पूरी संभावना है। या आपके बिल्कुल निकट कोई पटाखे की दुकान है, या आपके बिल्कुल निकट कोई एक ऐसा कार्य होता है जो वेल्डिंग का कार्य कर रहा है, या जैसे बर्तन कलाई का कार्य कर रहा है, या लुहार आपके बिल्कुल जो दुकान है उसके आसपास बैठते हैं और वो आग से लोहा तपाकर और लोहे को शेप देने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जरा सी भी हवा से, चिंगारी से और आपके आग लगने की संभावना हो सकती है। माल की प्रकृति क्या है, निकटस्थ जल स्रोत है अथवा नहीं, ये इसलिए कि मान लीजिए आग लग जाए अचानक, तो आग बुझाने के लिए आप प्रयत्न करना चाहें तो भी कर पाएंगे या नहीं, करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, भरपूर मात्रा में अगर आप जल से आग को बुझाना चाहें है कि नहीं ऐसे स्रोत, अग्निशमन कार्यालय आसपास है कि नहीं, कितनी दूर है, मान लीजिए फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, कितनी देर में फायर ब्रिगेड आ पाएगी और आग तब तक कितना नुकसान कर पाएगी, ये डिपेंड करता है। गोदाम की प्रकृति कैसी है, आसपास कोई ऐसी प्रक्रिया जो जोखिम बढ़ाती हो, वेल्डिंग, रसायन इत्यादि, वो तो नहीं होती। ये सारे तथ्य हैं जो अग्नि बीमा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और होते हैं, बल्कि और इनका उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर इसमें समुद्री बीमा में अगर हम देखें तो समुद्री जहाज़ का आकार, समुद्री यात्रा का मार्ग, अवधि, समुद्री जो जहाज़ है उसमें लदे हुए माल की प्रकृति, उस माल की पैकिंग की प्रकृति आदि, ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से यदि आप मोटर दुर्घटना बीमा कराते हैं, वाहन दुर्घटना बीमा जिसे कहते हैं, तो उसमें वाहन की स्थिति कैसी है, क्रय लागत कितनी है, कब क्रय किया गया, ये सब चीज़ें, क्योंकि वाहन नया है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, 2-4 साल पुराना है तो उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर दिखाया जाएगा, तो उस हिसाब से उसका बीमा किया जाएगा। चोरी बीमा की स्थिति में मकान है या गोदाम है, उसकी स्थिति क्या है, आपने उसमें सुरक्षा के प्रावधान कैसे कर रखे हैं, सायरन है क्या, लॉकर है क्या, मान लीजिए आपने कितने लॉक लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं कि नहीं। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो इस बात का मतलब उल्लेख करेंगी। हो सकता है आपने कुत्ते पाल रखे हों तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेज़र, है ना, जो आपके चोरी बीमा में प्रीमियम को कम कर सकता है, क्योंकि कुत्ते होने से इस बात की संभावना कम रहेगी कि चोर एंटर कर पाएँ आपके मकान में और चोरी कर पाएँ। तो चोरी बीमा में ये सब चीज़ें। अब इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद अगर अपन कहते हैं तो उससे तात्पर्य यह होता है कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अगर नहीं प्रकट किए तो ये बीमित का दोष नहीं होंगे और इन्हें कपटपूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसे तथ्य जिनको प्रकट करना बीमित का दायित्व नहीं है सामान्यतया, वे हैं नंबर 1, वे तथ्य जो कि जोखिम की मात्रा को कम करते हैं। हम बीमाकर्ता को तो सरोकार उन तथ्यों से है जो कि उसकी जोखिम को बढ़ाते हैं, ना कि उन तथ्यों से जो कि उसकी जोखिम को कम करते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। फिर ऐसे तथ्य जो कि बीमाकर्ता को पहले से ही ज्ञात हैं अथवा ज्ञात होने की उससे अपेक्षा की जाती है। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बीमित से ज़्यादा निकट और संबंधित नहीं होते, बल्कि बीमाकर्ता से संबंधित होते हैं और बीमाकर्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि अगर वो बीमा व्यवसाय कर रहा है तो उसे उन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे तथ्यों का उल्लेख करने की बीमित को आवश्यकता नहीं है, ना ही उसका यह दायित्व है। ऐसे तथ्य जिनका मूल स्रोत स्वयं बीमा करता है, तो वे तथ्य बीमित को क्यों पता होंगे। ऐसे तथ्य जो बीमा अनुबंध में अंतर्निहित हैं, अर्थात बीमा अगर किया जा रहा है तो ये तो स्वाभाविक है कि वे तथ्य बीमित और बीमाकर्ता को क्रमशः परस्पर पता हैं। ऐसे तथ्य जो सार्वजनिक जानकारी के हैं, अर्थात पब्लिकली जिन तथ्यों को प्रकट किया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, अखबारों में हैं, टीवी में आते हैं, विभिन्न रिपोर्ट्स में हैं, तो ऐसे तथ्यों को अलग से आपने अगर नहीं उल्लेख किया तो ये तथ्य तो सार्वजनिक हैं।
जहां बीमित ये मानकर चल सकता है कि भाई ये तथ्य तो आपको भी जानकारी में होने चाहिए और हैं। तथ्य जो देश में प्रचलित राजनियमों से संबंधित हैं। आप ये जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी बिजनेस लॉ पढ़ा, सेकंड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ा। लॉ का एक नियम है कि देशी राजनियम की, जो हमारे राष्ट्र में राजनियम कानून लागू होता है, उसके प्रावधानों की जो कि आपसे संबंधित हैं या नहीं भी संबंधित हैं और कभी आपका काम उनसे पड़ता है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उन प्रावधानों को कानून के जानते हैं। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये आपकी अज्ञानता है, इसके दोषी आप स्वयं होंगे और इसकी हानि आपको स्वयं को वहन करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी कानून के प्रावधानों को कभी भी देख सकता है, और अगर मेरे को कोई प्रावधान देखना है तो ये मेरा ही दायित्व है कि मैं उसको देखूंगा। हम ये बीमित से अपेक्षा करें कि राजनियम से संबंधित कोई प्रावधान का वो उल्लेख करेगा, तो ऐसा उसका दायित्व नहीं है। राजनियम की सबको जानकारी होनी चाहिए। फिर लास्टली, वे तथ्य जिन्हें प्रकट करने से बीमाकर्ता ने स्वयं नहीं छूट देती है। कई बार बीमाकर्ता ही वेव ऑफ कर देता है कि दीज फैक्ट्स आर नॉट टू बी डिक्लेयर्ड और रिवील्ड। तो ऐसे तथ्य अगर आप नहीं प्रकट करते हैं तो आपका कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि बीमाकर्ता ने स्वयं इनसे आपको मुक्ति दी है। इंश्योरर हैज़ वेव्ड ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ सच फैक्ट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।